नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इन 5-6 वर्षों में आपने वाकई बहुत कुछ झेला है। पहले नोटबंदी को झेला, उसके बाद लॉकडाउन, उसके बाद कोविड की दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर और इन सब के बीच में जीएसटी। और इन सब का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जेब पर पड़ा है। लेकिन इन 6 बरसों से कहीं ज़्यादा मुश्किल अब अगले साल आ रही है। और मैं ये आपसे नहीं कह रहा, मैं नहीं डरा रहा हूँ, जानकार कह रहे हैं कि आने वाला साल जो है वो मंदी चरम पे पहुँचेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और कहीं ना कहीं नौकरियों की बड़े पैमाने पर छटनी होगी। अब मोदी भले ही पार्लियामेंट में मोदी जी या फिर निर्मला सीतारमण जो भी आंकड़े रख कर देश के सामने भले ही कोई भी तस्वीर दिखाएं, लेकिन सच्चाई दोस्तों, सच्चाई जो देश की है बिल्कुल अलग है, मोदी के आंकड़ों से परे है। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की गुलामी करने वाली सरकार चल रही है। बेरोजगारी का सबसे उच्चतम दर देख रहे हैं हमारे देश में। We're not creating jobs even with the growth that we have. गरीब लोगों के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डालोगे तो सारा मुल्क तराही तराही करेगा महंगाई से। अब इस बढ़ती बेरोजगारी और मंदी के बीच में मोदी और शाह के लिए कई चैलेंज हैं। एक चैलेंज आप कह सकते हैं कि 2023 में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और यहाँ बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आप कह सकते हैं कि अगर बेरोजगारी और महंगाई और अर्थव्यवस्था जो मुद्दा बन गए थे हिमाचल प्रदेश में, अगर हिमाचल की ही तर्ज पर यहाँ पर जनता के आक्रोश का फैसला होता है, तो हो सकता है कि जो नतीजे हैं मोदी जी के लिए अगले ही साल उल्टे पड़ जाएं फाइनल से पहले। आरबीआई के गवर्नर को यह बोलना पड़ता है कि अब रुपए आपने किस्मत पे छोड़ दिया है, जहां स्टेबल होना चाहे वो छोड़ दे। जहां रुपए की कीमत अपने किस्मत पे है, जहां देश की लोगों की किस्मत अपने किस्मत पे है, ये तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है तुम्हारी किस्मत पे। जिस देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज सरकार को देना पड़ रहा हो, उस देश की इकोनॉमी आप कहते हो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं। किस बूते पे बताए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आज मैं मोदी जी की जो फिनेंस मिनिस्ट्री है, या यूं कह लीजिए कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है, या फिर उनकी जो तिजोरी है, या सारा गड़बड़ झाला है मोदी जी का, जिसकी वजह से देश भुगत रहा है, उसका एक्सरे तो मैं देने जा रहा हूं। और टाइगर भी हमारे साथ होंगे और देश के जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट, आप कह सकते हैं कि सबसे वरिष्ठ बिजनेस पत्रकार प्रांजय गुहा ठाकुर था, जिनकी जुबान बंद कर रखी है इस देश के उद्योगपतियों ने, कई मुकदमों में फंसा रखा है, ये आज बोलने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो खुलासे होंगे आंखें खोल देंगे आपकी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मंदी समझ लीजिए और मुझे 1 मिनट दे दीजिए। बहुत आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ, सहजता के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ। 1 मिनट चाहूँगा। अब दोस्तों, हमारे देश का ये जो शेयर मार्केट है और इसका जो सेंसेक्स है, इसका जो बाज़ार है, ऊपर नीचे अगर विदेशी पूंजी से जाता हो, यानी यूएस से जो पैसा आ रहा है, यूरोप से जो पैसा आ रहा है, उससे अगर शेयर मार्केट हमारे मुल्क का ऊपर नीचे होता हो, और जहां यूएस में आज की तारीख में चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, अमेज़ॉन हो, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वहां बड़े पैमाने पर छटनी हो रही है, और अगर अमेरिका में, यूरोप में, ब्रिटेन में अगर इन्फ्लेशन की दर बढ़ रही है, तो फिर इस ग्लोबल समाज में, इस वैश्विक समाज में क्या हम यूरोप और अमेरिका के गिरते लुढ़कते बाजार से बच सकते हैं? और यही कारण है कि मंदी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही भारत की ओर। और भले निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में कुछ कहें, मोदी जी भले ही कुछ कहें, हकीकत यह है, जानकारों का कहना है कि ये जो महंगाई है, ये जो मंदी है, धीरे धीरे हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही है। अब इससे पहले कि हम भारत की स्थिति पर आए, मैं चाहता हूं एक आंकड़ा और देख लीजिए आप। ये ब्रिटेन का आंकड़ा है, इंग्लैंड का आंकड़ा है, यूके का आंकड़ा है,
महंगाई का है, इन्फ्लेशन का, जहाँ इन्फ्लेशन ऐतिहासिक ऊंचाई पर है 11.1%। कल्पना करिए। और जो वेतन वृद्धि यानी लोगों को जो तनख्वाह मिल रही है वो कम होती जा रही है। यानी अगर वेतन वृद्धि देखें तो 4.7 है और जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो 11.1 है। ये हाल है, इतना फ़र्क है, इतना अंतर है। और इसलिए यूके में, इवन अमेरिका में भी यही हाल है, यूरोप में भी यही हाल है, जहाँ छटनियाँ हो रही हैं। अगर आप जर्मनी देखें, जर्मनी जिसे पावर हाउस ऑफ यूरोप कहते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 10.4% है। और यूएस का हाल तो ये है कि वहाँ पर आमदनी नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। अब हमारे देश का जो आईटी सेक्टर है, जो सबसे आप कह सकते हैं बेस्ट सेक्टर है इंडस्ट्री में, जिसमें कई बड़ी कंपनियां हैं, जैसे विप्रो है, टाटा की टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, तमाम ऐसी कंपनियां हैं, इनका 90% बिजनेस, 90% रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप से आता है। तो अगर यूरोप और अमेरिका वहाँ छटनी चल रही हो, वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, वहाँ पर बिजनेस हाथों से निकल रहा हो, तो सोचिए कि फिर विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक कंपनीज का देश में क्या हाल होगा और इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा। अगर आप ये ग्राफिक्स देखेंगे तो आपको थोड़ा सा तस्वीर और क्लियर होगी। ये जो मंदी है, जो जिसकी शुरुआत ऐसा जानकार कहते हैं कि वो टेक कंपनी से हो सकती है, और पहला इम्पैक्ट इसका आईटी सेक्टर पर आएगा। आईटी सेक्टर के बाद फिर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, फिर ऑटोमोबाइल, कि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, यानी जो सबसे इलीट वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग क्लास है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, जब उनकी छटनी होगी तो कहीं ना कहीं इसका एक रोल ओवर इम्पैक्ट आपको मिलेगा। वो रियल एस्टेट में होगा, ऑटोमोबाइल में होगा, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री में होगा, और अल्टीमेटली जाकर बैंक्स पर होगा। और ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं पटरी से उतार सकती है। यानी अगले साल वाकई एक चुनौती भरा साल है, और मुझे लगता है कि इस पर बहस करने के लिए, इसको समझने के लिए, भीतर तक समझने के लिए, इसका क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, हमारी और आपकी जेब का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, क्या होने जा रहा है इस मुसीबत के दौर में। आप यूं कह सकते हैं कि जो महंगाई है, वो जो क्राइसिस है, और ज़्यादा डीप होता जा रहा है। और इसीलिए आज टाइगर होंगे, वो आपको एनालिसिस देंगे, और प्रांजय गुहा ठाकुर कई किताबें लिख चुके हैं अंबानी पर, अडानी पर, अर्थ के मुद्दों पर, और टेलीविज़न पे एक बहुत बड़ा अनुभव है। और आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में गुरु हैं जहाँ तक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात है, फाइनेंशियल जर्नलिज्म की बात है। इनको गौर से सुनिएगा, क्योंकि देश की स्थिति अगर समझनी है और बच्चे का भविष्य अगर समझना है तो इन दोनों को सुनिए। आज 2023 क्या देश के लिए, जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात है, और ज़्यादा अर्थव्यवस्था खराब होगी? प्रांजय साहब। दीपक जी, धन्यवाद आपके कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया। नमस्कार अशोक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी पूरा अगर एक विश्वव्यापी एक आर्थिक संकट के समय से हम लोग गुजर रहे हैं, तो इसका असर भारतवर्ष में जरूर। तो अब जो पहला मुद्दा, आप जिस विषय के ऊपर अभी बातचीत किया, दो विषय, एक है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, और दूसरी है रोजगार या बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट। जो पहला बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बेरोजगारी का जो बात आप कर रहे हैं, अगर आप आंकड़ा अगर देखेंगे भारतवर्ष में, बेरोजगारी आज जिस स्तर में है, जहां पे है, जिस लेवल में है, 45 साल 45 इयर्स हमने कभी इस तरह का बेरोजगारी नहीं देखा। तो सरकार कुछ भी कहिए, सरकार कुछ भी कह सकते हैं, मगर इस तरह का बेरोजगारी ये पहला बार भारतवर्ष में हम लोग देख रहे हैं। एक चीज पूछना चाह रहा हूं, और मैं बहुत सीधा उस पर जवाब चाहता हूं कि ये जो क्राइसिस आप बता रहे हैं, ये जो क्राइसिस है इन्फ्लेशन की, बेरोजगारी की, महंगाई की, ये क्राइसिस क्या आने वाले महीनों में बढ़ेगी? आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं। आज एक आंकड़ा होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये है कि कितने लोग आज रोजगार के लिए ढूंढ रहे हैं, और ये नंबर आज आ गया 40%। इसका मतलब क्या है? 40% लोग जो आज 15-16 साल की उम्र से ज्यादा है,
उन्होंने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि कोई इनका उम्मीद ही नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगा। तो ये बहुत ही गंभीर एक स्थिति है कि लगभग 90 करोड़ भारतवासी आजकल नौकरी ढूंढना बंद कर दिया। आपका हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहे थे, आपको याद होगा ना, कि पकोड़ा पकोड़ा तला हुआ पकोड़ा उसके सामने क्या है, और रास्ता है ही नहीं। और देख रहे हैं किस तरह से ये जो अग्निपथ कार्यक्रम के ऊपर क्यों हमारे युवाओं इतना उत्तेजित हो गए थे, ये भी कारण है, नौकरी नहीं है। और स्थिति आज जहां है और भी गंभीर होने का एक संभावना है। तो हमारे देश के जो युवाओं हैं जिसके पास नौकरी नहीं है, वो क्या करेंगे? प्रंजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं वानखेड़े जी के पास जाऊंगा। वानखेड़े साहब, प्रंजय गुहा ठाकुर था आज की तारीख में हिंदुस्तान के ये सबसे निर्भीक आप कह सकते हैं फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं देश के। उनका ये कहना है, उनका जो लब्बो लुआब है कि स्थिति देश में 2023 में ऐसी आ रही है कि युवाओं को अब वाकई जो मोदी जी कह रहे थे पकौड़ी तलनी पड़ेगी। आपको क्या कहना है इस पर? उम्मीद पे दुनिया कायम है, एक कहावत है, जब नाउम्मीदी छा जाए तो दुनिया कहां जाएगी, ये आप देख लीजिए। प्रंजय दा ने जो आखिरी बार बोला कि 40% लोग ऐसे हैं जिनको अब जो नाउम्मीद हो गया, जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी कि नौकरी मिलेगी इस देश में, और वो जो लोग खाली बैठे हैं वो देश के लिए, समाज के लिए घातक हो सकते हैं, क्योंकि जब आदमी के पास कुछ नहीं होता तो फिर वो हथियार उठाता है। लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्ट रिलेटेड है अपने अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो चेन स्नैचिंग बढ़ता है, डकैतियां बढ़ती है, एटीएम उखाड़ उखाड़ के लोग ले जाते हैं, ये फिरौतियां लेते हैं लोग। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको 2 टाइम की रोटी कमानी है, केन केन प्रकरण आपको जिंदा रहना है। ये कहते हैं पकोड़े तल के आप रोजगार करो। पकोड़े भी तलने के लिए आप तेल मालूम है क्या किलो है, क्या लीटर है? 300 और 200 रुपए, 400 रुपए के रेंज में तेल चला गया है। बेसन के रेट क्या है आज? ये कौन से प्राइस इंडेक्स परोसते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी कह रहे थे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एकदम बहुत अच्छा रिलीफ हुआ और 6% से नीचे अब इन्फ्लेशन रेट आया है, और सबको ब्ला 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 कर रहे हैं। कहां से रेट कम आ गया? जरा मार्केट में जाके देखिए। यदि आप कहते हैं कि महंगाई कम हो गई तो वो बोलता है जिस अखबार ने छापा वहीं से ले ले भैया, मेरे दुकान में तो यही रेट है। सवाल ये है कि हमारी देश की सरकार जब झूठ बोलना शुरू करती है, जब झूठ आंकड़े परोसना शुरू कर देती है, जब छुपाना शुरू कर देती है वास्तविकता, ऐसे में देश में एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। आज वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री देश को मूर्ख बना रही थी ये बोल के कि हमारा रुपया बाकी करेंसियों से मजबूत है। अरे मोहतरमा, हम डॉलर की बात कर रहे हैं। डॉलर के तुलना में रुपया रोज क्यों गिर रहा है नीचे? इसका जवाब यह है कि भाई एन ज्यादा गिर रहा है। इसका जवाब है कि जर्मनी की करेंसी ज्यादा गिर रही है। इसका जवाब वो देती है कि सिंगापुर की करेंसी भारत से भी ज्यादा गिर रही है। लेकिन दीपक जी, प्रंजय दा के सामने क्या बोलूं, ये लोग नहीं जानते। आम आदमी को समझना होगा, जब जापान की करेंसी डॉलर के मुकाबले नीचे आ जाती है तो उनका प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि उनका निर्यात ज्यादा है, आयात कम है। जिस देश का निर्यात भयावह हो, आयात भयावह हो और निर्यात नहीं के बराबर हो, क्योंकि हमारे यहां बैलेंस ऑफ ट्रेड ये 14 अरब डॉलर का हो जाता है। तो हमारे यहां जब भी रुपया 5 पैसे भी बढ़ता, डॉलर 5 पैसे भी बढ़ता है, तो हमारे यहां हम जख्म खाते हैं। कई जगह देश जिनका निर्यात ज्यादा है वो तो अपनी करेंसी खुद डिवैल्यू करते हैं ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। जब डॉलर बढ़ता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपया कमजोर हो जाता है, तो हमारे यहां जो निर्यात करने वाला होता है वो खुश होता है, एक्सपोर्टर, क्योंकि उसको ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन हमारे यहां एक्सपोर्टर नहीं के बराबर है, इंपोर्टर ज्यादा है। तो आप उसकी तुलना मत करिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री और पूरे बीजेपी बोलते थकती नहीं कि विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 5वें नंबर पे है।
इकोनॉमी बड़ी होने से मतलब नहीं है, इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है ये मतलब है। जिस देश में महंगाई चरम पे हो, जिस देश में आरबीआई लगातार 5-6 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है ताकि महंगाई कम हो, लेकिन आरबीआई का वो जुगाड़ खत्म हो जाता है। जो आरबीआई अरबों डॉलर मार्केट में ला रही है ताकि रुपया स्टेबल हो जाए, लेकिन फिर भी रुपया स्टेबल नहीं होता है और आरबीआई के गवर्नर को यह बोलना पड़ता है कि अब रुपया आपने किस्मत पे छोड़ दिया है, जहां स्टेबल होना चाहे वो छोड़ दे। जहां रुपए की कीमत अपने किस्मत पे है, जहां देश की लोगों की किस्मत अपने किस्मत पे है, ये तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है तुम्हारी किस्मत पे है। जिस देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज सरकार को देना पड़ रहा हो, उस देश की इकोनॉमी आप कहते हो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं। किस बूते पे बताए जा रहे हैं, कौन से बेसिस है आपके पास। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन होता है, लेकिन आप कार कितनी बिकती है ये आंकड़ा देते हैं। जब हम बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आप बोलते हैं कि इतने लोग आजकल फ्लाइट से ज्यादा जा रहे हैं। फ्लाइट से जाने वाले लोग और कारों का बुकिंग, ये देश की और शेयर मार्केट का इंडेक्स ये देश की हालत बयां नहीं करती। देश की हालत बयां करती है कि आपकी यहां लोगों का मिनिमम इनकम कितना हो गया, आपका जीडीपी कितना है। आज 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 आप एक तरफ कहते हैं कि हमको आईसीयू में थी इकोनॉमी मनमोहन सिंह के समय। यूपीए सरकार ने तो आईसीयू से इकोनॉमी को लाया था। वो सुदृढ़ बालक जब खेल रहा था उसके गाल ऊपर आ गए थे। ऐसे में आप आ गए और आज वो कुपोषण का मरीज हो गया। आज उसको डॉक्टर के पास बार बार लेके जाना पड़ता है, कभी आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, कभी इधर से बॉन्ड उठाने पड़ते हैं, कभी उधर से पैसा उठाना पड़ता है। इस देश की इकोनॉमी इतनी बुरी हो गई है कि यदि मैं अभी देख रहा था कि हमारे यहाँ 2021-2022 का जो बजट है, उस बजट में डिफेंस का एक्सपेंडिचर 9.7% है और ट्रांसपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री है गडकरी की, जो बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है, उसका अलॉटमेंट 8.9% है और हमारा डेब्ट सर्विसिंग 23% है। जो कर्जे की इंस्टॉलमेंट और कर्जे का ब्याज देने के लिए हम हमारे एक्सपेंडिचर अकाउंट में से 23% खर्चा उस पर कर रहा है। सबसे बड़ा खर्चे का यदि हमारे पास कोई हेड है तो वो ब्याज चुकाई अदायगी और लोन चुकाई की इसमें है। ये हमारी व्यवस्था तब है जो पिछले साल का बजट है। आने वाले साल का बजट क्या ये 23% का 50% होगा? क्योंकि पिछली बार ये 9.7%, वो पिछली बार से इस बार में, पिछली बार 19% था, इस बार वो 23% हो गया है। 16% की बढ़ोतरी मानी जाती है जी भाऊ, मैं आपके क्योंकि पास अब हमारे देश में कर्जा भी बढ़ गया है। तो ये देश की इकोनॉमी मुझे कतई मैं बार बार कहता हूं कि हम लंका की तरफ जा रहे हैं। लोग हंसते हैं, लोग कहते तुम डरा रहे हो, हम वस्तुस्थिति दिखा रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो अडानी और अंबानी जिस गति से, जिस रफ्तार से और अमीर हो रहे हैं, अडानी तो दुनिया में नंबर 2 है इस वक्त, इसका असर हिंदुस्तान की जनता पर क्या है? ये देश के लिए ठीक है या नहीं ठीक है? आम आदमी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम आदमी को इसको आसानी से कैसे समझाना चाहेंगे कि अडानी और अंबानी का गरीब होना मुल्क के लिए क्यों नहीं अच्छा है? दीपक जी, मेरा मुंह बंद है। भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति मेरे खिलाफ एक ने 6 मानहानि का मुकदमा इस वक्त अलग अलग अदालत में चल रहे हैं जी। मैं अकेला भारतवर्ष का एक ही नागरिक हूं जिनके खिलाफ हमारे सबसे जो अमीर व्यक्ति 6 बार मानहानि का केस किया। मुंद्रा में 2 है, अहमदाबाद में 2 है, दिल्ली में 1 है, राजस्थान में 1 है, और इसमें 2 केसेस में मेरा मुंह एकदम बंद है। तो इसीलिए मैं गौतम अडानी जी का नाम और उसके विषय, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा जो लेख आए हैं सब पढ़ सकते हैं। हमारा जो अंबानी बंधु के ऊपर जो किताब 8.5 साल पहले हमने प्रकाश किया वो लोग पढ़ सकते हैं। मगर जो मैं कहना चाहता हूं, अगर कुछ व्यक्ति कुछ, चलिए आप नाम ना लीजिए, आप नाम ना लीजिए रंजय जी, आप नाम ना लीजिए अडानी का, अंबानी का नाम ना लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कोर्ट का वो है। मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो गोदी सेठ हैं, गोदी सेठ जो हैं, गोदी मीडिया की तरह,
ये कितना नुकसानदेह देश के लिए हो सकते हैं, गोदी सेठ जो है? दीपक जी, अगर कुछ उद्योगपति, कुछ पूंजीपति पूरा भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर उनका अगर नियंत्रण इतना होगा, तो ये मैं समझता हूं ये जनहित में नहीं है। आप कहीं भी आपका अपना व्यक्तिगत विचारधारा हो, ऐसा मोनोपोली या होना मैं समझता हूं देश के हित में नहीं है। तो मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर भारतवर्ष के जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कहेंगे, बुनियादी ढांचा कहेंगे, ये सार्वजनिक ढांचा कहें, इसके ऊपर भारतवर्ष का इतिहास में पहला बार कुछ पूंजीपति, कुछ उद्योगपति जिस तरह से उनका नियंत्रण है, जिस तरह से पूरा बाजार कब्जे ले लेते, हाँ, उनका कॉन्ग्लोमरेट है, ये हमने कभी नहीं देखा भारतवर्ष के इतिहास में, मैं कभी नहीं देखा। हाँ जी, हमारे महात्मा गांधी जी भी जीडी बिरला का घर पे रहे थे। एक समय टाटा बिरला के बारे में भी बहुत कुछ लोग कहते थे, अंबानी साहब के बारे में भी, धीरू भाई अंबानी साहब के भी बहुत कुछ। मगर आज जो स्थिति है, मैं समझता हूं हमने कभी नहीं देखा पहले। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं आपको, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये सरकार तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जानबूझ के करना नहीं चाहते हैं। अगर आप सबसे अमीर व्यक्ति के ऊपर अगर कर लगाएंगे, तो आपका सारे शिक्षा के ऊपर खर्चा, स्वास्थ्य सेवा के ऊपर खर्चा, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, सबके लिए आपको पैसा मिलेगा, मगर आप करने नहीं चाहते ना। और कारण क्या है? क्योंकि इन्हीं के पैसे से आपका राजनीतिक दल चल रहा है, आपका चुनाव प्रचार के लिए इन्हीं के पास आप जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए इन्हीं के पास जाते हैं, आपका उम्मीदवार इन्हीं के पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो हम कहते हैं जो गठबंधन है बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, वहीं से आज देश का अर्थव्यवस्था वहीं से कमजोर कर रहे हैं। वहीं है गंगोत्री जहां से भ्रष्टाचार की शुरू हो जाता है। जी जी, प्रंजय जी आऊंगा मैं आपके पास, वानखेड़े साहब के पास जाऊंगा। वानखेड़े साहब, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव प्रंजय जी ने रखा। एक तस्वीर इन्होंने खींची, और अदालतों की बड़ी पाबंदी है, इन पर बंदिशें हैं कि बहुत कुछ बोल नहीं सकते, और उसके बावजूद भी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने तस्वीर दिखा दी। और मुझे लगता है व्यूअर्स जो हैं इनकी बातों को जहन में रखेंगे, बार बार उस पर गौर करेंगे। मैं आपके पास आ रहा हूँ, 2023 में अगर ये मंदी आती है, जो लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में ऑलरेडी है, यूरोप उससे बहुत परेशान है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं चरमरा रही है, और ग्लोबल दुनिया है, ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल लिंक्स हैं इसके, और हम आईटी सेक्टर तो पूरी तरह से अमेरिका पे डिपेंड है, हमारा जो आईटी कंपनीज है। अगर ये मंदी जिस तरह से लोग कह रहे हैं, अगर ये आती है, धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ती है, और बेरोजगारी, महंगाई, ये और ज्यादा क्राइसिस होता है, और उस बीच 5 राज्यों के चुनाव हैं अगले साल, जिसमें कर्नाटक है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना, और इन 5 राज्यों में बीजेपी बहुत कमजोर है। कितनी बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए ये अगला साल लेके आ रहा है, मैं इस पर आप कमेंट चाहता हूँ। दीपक जी, मुझे लगता है कि इकोनॉमी को लेके, मंदी को लेके, आप, मैं, बेरोजगारी को लेके, महंगाई को लेके आप परेशान हो सकते हैं, मैं परेशान हो सकता हूं। और कितनी पीड़ा प्रंजय दा को दिख रही है, उनके चेहरे से दिख रही है, उनकी आवाज से समझ में आती है कि उनको लगता है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके लिए महंगाई महंगाई नहीं है, उनके लिए बेरोजगारी तो है ही नहीं इस देश में। उनके लिए जो भीख मांग के खाता है वो भी रोजगार करता है ना भैया। वो भीख मांगता है, कुछ तो मेहनत करता है, तो वो रोजगार हो गया उसके लिए। तो जिस देश में नेता की परिभाषा ये हो कि महंगाई है नहीं, बेरोजगारी है नहीं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और हमने विश्व को अब आर्थिक स्थितियां कैसी होनी चाहिए ये विश्व को बताने जा रहे हैं G20 के बाद। जब हमारे ये जो एडवाइजर है फाइनेंशियल, वो कहते हैं कि भाई साहब अब हम G20 में तो हम लोगों को बताएंगे कि फाइनेंस कैसा करना चाहिए। जो लोग स्वयं कर्जे में डूबे हो, अब वो दूसरों को बताएंगे कि फाइनेंस कैसा करना चाहिए। तो ये जो आने वाले चुनाव में ना वो महंगाई पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो चुनाव हुए उसमें कहाँ ये बात हुई। बात तो हिंदू मुसलमान पे हुई है, बात पे तो 2000 में आपको लेसन दे दिया उस पे हुई है, बात तो हिंदुत्व पे हुई है, बात तो आयुर्वेद पे हुई है,
बात तो गाय पे हुई है, बात तो काशी विश्वनाथ पे हुई है, बात तो अयोध्या के मंदिर पे हुई है, बात तो रावण कहने पे हुई है, बात तो औकात दिखाने पे हुई है। लेकिन क्या कभी औकात की बात बोलने वाले नेताओं ने कभी अपनी औकात देखी है कि उन्होंने जनता को किस औकात पे लाके रखा है? आप किस दुनिया में जी रहे दीपक जी? ये मुद्दे हमारे डिस्कशन के लिए नहीं, चिंता के लिए है, इनके चिंता के लिए नहीं है। यदि हमको सत्ता में नहीं लाओगे तो मुसलमान मंदिरों पे कब्जा कर देंगे, लव जिहाद होगा, कॉमन सिविल कोड लाना है, इसलिए सत्ता में आना है। कभी किसी ने कहा किसानों के लिए सत्ता में आना है, कभी किसी ने कहा आदिवासियों के उत्थान के लिए आना है। 5 राज्यों में जो चुनाव होगा, विपक्ष को लगातार जनता के मुद्दे उठाने होंगे। सिर्फ मुद्दे उठाने की बात नहीं होगी, विपक्ष को यह भी देखना होगा कि वो एकजुट कैसे रहते हैं, उनका मत प्रतिशत बटे नहीं। आज कुछ आंकड़े आए हैं इलेक्शन साइट पे जो चढ़ा है अभी हर बूथ का मत प्रतिशत, तो पता पड़ा है 50 ऐसे बूथ है, 50 ऐसी सीट्स है गुजरात में जो मात्र आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस के हाथ से चली गई और जहां बीजेपी जीत गई। तो वो 56 का सीट नंबर तो 106 वैसे ही हो जाता है। ऐसे कई जुगाड़ है, उस पर ध्यान देना होगा। आखिरी 2 घंटे में इतना वोट, 6% का वोट कैसा बढ़ सकता है? 5 बजे जब वोटिंग बंद होता है, उसके बाद जो टोकन बंटते हैं उसमें 16 17 हजार वोट कैसे डालते हैं? इलेक्शन कमीशन को इस पे देखना होगा, क्योंकि इस गुजरात के चुनाव ने कई रिकॉर्ड्स बनाए, उसमें यह भी रिकॉर्ड बनाया कि मतदान बंद होने के बाद भी 6% मतदान बढ़ सकता है, जो 2 से 2.5% का रेंज था। यह भी रिकॉर्ड हुआ है कि 2 घंटे में 16 हजार वोट डल सकते हैं, यह भी रिकॉर्ड हो गया है। 1 मिनट में 50 वोट डल सकते हैं, यह भी रिकॉर्ड हुआ है। इस पे भी ध्यान देना होगा। जो अगले साल ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो सकता है? जैसे हिमाचल प्रदेश में जो पेंशन का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, बहुत ज्यादा था, घर था। क्या ये जो 4-5 राज्य हैं ये डिसाइसिव हो सकते हैं और ये मुद्दा कहीं ना कहीं लोगों के जहन पे असर कर सकता है? दीपक जी, ये सवाल का जवाब देना आसान काम नहीं है, भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। 1 साल में और क्या होगा, 1.5 साल में क्या होने वाले हैं। आपको याद है 2019 में पुलवामा बालाकोट का क्या असर पड़ा चुनाव के नतीजे के ऊपर। तो ये जो मुद्दा है, तो हमारे जो आम आदमी जो आज समझते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भगवान है, उनके लिए हमको अनाज मिल रहा है, उनके लिए हमें रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है, चने का दाल मिल रहा है, हमें शौचालय मिल रहा है। उन लोग के ऊपर जब जागरूकता आएगा कि आज ये बेरोजगारी के लिए सरकार का नीति जिम्मेदार है, आज महंगाई के लिए सरकार की नीति भी जिम्मेदारी है। कुछ कंपनी ये विदेश से तेल आप आयात कर रहे हैं और आप हजारों करोड़, लाखों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं, मगर देश के अंदर आप पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो आप कम नहीं कर रहे हैं। ये सरकारी एक नीति है, ये जानबूझ के, दिस इज अ डेलिबरेट पॉलिसी। आज आप जो अमीर व्यक्ति है उनको आप एक के बाद एक कॉर्पोरेट टैक्स, इसके ऊपर आप कंसेशन दे रहे हैं, आप छूट दे रहे हैं, आप इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे। ये भी एक नीति है। जब ये जागरूकता लोगों के ऊपर, आम व्यक्ति के ऊपर, आम महिलाओं के ऊपर, आम मतदाता के ऊपर, आम युवाओं के ऊपर आएगा, तो 1 साल में कैसे वोट देंगे समय बताएंगे। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान, कौन राष्ट्रवाद है, कौन गद्दार है, कौन देशद्रोही है, या कोई आज हिंदुत्व है, ये सारे जो मुद्दा है ना, आम आदमी और युवाओं को इनका डाइवर्ट करना, इसका सो दैट देयर अटेंशन इज डाइवर्ट, आप उनको गुमराह करने के लिए ये सब मुद्दा उठा ले। जब उनमें ये जागरूकता आएगा, व्हेन दे रियलाइज दीज आर द रियल इश्यूज, ये सब असली मुद्दा है, ये मुद्दा आम आदमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तब इनका असर भारतवर्ष का राजनीति और चुनाव का नतीजा के ऊपर पड़ने का एक संभावना है। इससे ज्यादा हमें तो अभी 1 साल से ज्यादा समय बाकी है, 1.5 साल के आसपास बाकी है। पता नहीं
आप देखिए G20 में सरकार कहेंगे अरे अरे देखो हम कितना बड़ा कार्यक्रम किया, G20 अभी हम कह रहे हैं हम कैसे विश्व गुरु बन गया, और अभी भी लोग विश्वास करते हैं। जो आज जिनका शिक्षा व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में हो रहा है, वो समझते हैं हाँ मोदी जी कह दिया इसके बाद यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध बंद हो गया। अभी भी ऐसे लोग हैं, तो जी। इनके सोच बदलना आसान काम नहीं है। फाइनल कमेंट्स वानखेड़े साहब, फाइनल कमेंट्स। मुझे लगता है कि दादा ने सब कुछ कह दिया है। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे जैसे फोरम का महत्व इसलिए है कि सरकार कुछ भी कहे, यदि जन कल्याण की बात करे, इस देश में डेमोक्रेसी बनी रहे, इस देश में आम आदमी का भला हो, सामान्य जो अंतिम व्यक्ति है उसके पास अच्छी स्कीमें जाए, योजना जाए, उसका अपलिफ्टमेंट हो, इसके लिए सच्चाई लोगों के सामने लाना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए हम अब दोस्तों एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चुनाव इस देश में कोई जीते कोई हारे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आम आदमी की ज़िंदगी में। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था चरमराने लगे, अगर महंगाई बढ़ने लगे, बेरोज़गारी बढ़ने लगे, नौकरियों की छटनियाँ होने लगे, तो फिर असर होता है हम पर भी, आप पर भी, परिवारों पर भी। और इसीलिए कोशिश की मैंने आज की आसानी से कि वीडियो बनाऊं। अब आपका फ़र्ज़ ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया इसी सच को छुपा देती है और इसलिए ये सच जाना चाहिए, लोगों को पता लगे कि देश किस तरफ जा रहा है, अभी से तैयारी कर सके। मैं क्या तैयारी करनी चाहिए ऐसी मुसीबत का सामना करने के लिए, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल इसको आप शेयर करिए, अपने कमेंट्स लिखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जो है इसको आप ज़रूर क्लिक करिए, सबसे पहले आपको वीडियो मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।